बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज विद न्यूज टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ले जी, तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट के बाद अब जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है उसमें भी जनाब तितर बितर हो गया है, लड़ाई हुई है, बगावत हो गई है और पार्टी अमली तौर पर दो हिस्सों में बट गई है। और आज हमने पहली मर्तबा देखा कि बैरिस्टर गौहर कितने बेबस नजर आए कि वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास से बाइकाट करने वाले अपने ही अरकान को ना रोक सके। और उसके बाद फिर जनाब इकबाल अफरीदी और आमिर डोगर जो कि पार्टी के चीफ व्हिप हैं, इनके दरमियान झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, गिरेबानों तक हाथ पहुंचे। ये नौबत आ गई है। और दूसरी खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी, मुल्तान के शाहजी जनाब, कहा जा रहा है कि सितंबर में पीटीआई की क़यादत संभालने जा रहे हैं। अदालत ने जो ऑर्डर जारी किया उसके मुताबिक उनको कहा गया फैसले में कि अगर ये किसी और केस में मतलूब नहीं है तो इनको रिहा कर दिया जाए। ये सिचुएशन बनी हुई है। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट बिल आज पास कर दिया कौमी असम्बली ने, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट 2024 वो आज पास किया कसरत राय से। वो कि JUI और PTI ने इसकी मुखालफत की। वो बड़ा अहम बिल है, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, दहशतगर्दी रोकने के लिए बड़ा अहम बिल है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो जूत पड़ांग हुई है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, उस लॉबी में जो कि कौमी असम्बली के हाल के बिल्कुल साथ है और उस लॉबी में अपोजिशन अरकान बैठते हैं, वहां पे था पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इशू क्या था? इशू ये था, एजेंडा ये था कि आया तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत की मुज़ाकरात की जो पेशकश है उसका मुस्बत जवाब दे या इन मुज़ाकरात का बाइकाट करे। क्योंकि कल स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक साहब ने एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी और अपना जो किरदार है वो भी अदा करने की पेशकश की थी। लेकिन जनाब, आधे जो अरकान हैं, बल्कि आधे से ज्यादा अरकान, अब इनकी तकरीबन कोई तादाद 70-75 रह गई है, क्योंकि इनके 7-8 अरकान तो नाहल हो गए, सजा याफ्ता हो गए, वो मफरूर हैं, आते भी नहीं हैं। तो आधे से ज्यादा जो अरकान हैं उनमें से उन्होंने इन मुज़ाकरात की हमायत की। असद कैसर जैसे जो लोग हैं ये कह रहे थे कि नहीं जी, बाइकाट करें, पार्लियामेंट का बाइकाट करें, हुकूमत पे दबाव आएगा। बैरिस्टर गौहर का ग्रुप कह रहा था कि जनाब बाइकाट करने का कोई फायदा नहीं। उसमें अली मोहम्मद खान भी शामिल थे, उसमें आमिर डोगर भी शामिल थे, उसमें शहरियार अफरीदी भी शामिल थे, उसमें इनका जो डॉक्टर अमजद हैं वो भी शामिल थे। यानी कि ये जो ग्रुप है, इन लोगों ने इसमें इस तरह के जो लोग थे उन्होंने कहा कि कितना तन्हाई का शिकार होंगे, जो कुछ हुकूमत से रिलीफ मिलता है वो तो हासिल करें। आप एक नुक्ते के ऊपर क्यों अड़कर बैठ गए हैं कि जनाब इमरान खान की रिहाई का एजेंडा बातचीत में रखें तो बातचीत होगी, तो मुज़ाकरात होंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको बाद में कर ले, पहले हुकूमत के साथ बैठे तो सही, कुर्सी पे बैठे मुज़ाकरात करें तो फिर हो सकता है कोई ना कोई नतीजा जो है वो निकल आए। ये बात बड़ी साहिब थी, बड़ी जबरदस्त बात थी। और बैरिस्टर गौहर आपको पता है वो एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बिगाड़ना चाहते, वो हुकूमत से नहीं बिगाड़ना चाहते। उनका एक अपना मौक़िफ़ है, दो टोक मौक़िफ़ है, वो उन्होंने बयान किया और उसकी अक्सरियत ने हमायत की। लेकिन ये जो इकबाल अफरीदी ग्रुप है, असद कैसर ग्रुप है, जो लोग हैं उस तरह के हार्ड लाइनर हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, मुज़ाकरात की जरूरत नहीं, मुज़ाकरात तब होंगे जब ये जनाब बानी PTI से हमें मिलने देंगे, हमारी मुलाकात कराएंगे, तब जाकर हम उनके के साथ जो है वो बातचीत करेंगे। हुकूमत ने तो यहां तक कहा है कि आप हमारे साथ बैठे सही, हम आपकी बातचीत और मुलाकात करा देंगे। ये भी हुकूमत ने खुफिया तरीके से उनको पैगाम दे दिया कि आप आइए, बैठिए, मुज़ाकरात की कुर्सी पे बैठिए, इस कुर्सी को मत छोड़िए, आप आइए तो सही,
बैठिए तो सही, बात कीजिए तो सही, लेकिन जब आप बैठेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? ये सिलसिला है, ये वो चीज है जिसके ऊपर अब गौर खौज का सिलसिला जो है वो जारी और सारी था कि इस दौरान जनाब इकबाल अफरीदी ने बाजोड़ के ऑपरेशन के ऊपर बात करने की कोशिश की और कहा कि बड़ा वहां जुल्म हो रहा है, फौज ने ये कर दिया, लोग बेकार हो गए, नकल मकानी कर रहे हैं, और जनाब जो वहां पे लोग मुकीम लोग हैं, मकामी लोग, उनको उसने कहा जी वो उनको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है और उनको उनके इलाके से निकाला जा रहा है, तो ये है वो है फला है। अहमद डोगर ने कहा कि जनाब इकबाल अफरीदी साहब ये बात हम बाद में कर लेंगे, इस वक्त हम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आप इसके ऊपर अपनी राय दें कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, पार्लियामेंट में बैठें या बाइकाट करें, पक्का पक्का बाइकाट कर दें, क्या करें आप इसके ऊपर राय दें। उसने कहा नहीं जी आप पहले मेरी बात सुने, ये बाजोड़ का जो ऑपरेशन है इसके ऊपर तो बड़े तो जनाब जो बहुत सारी सिचुएशन खराब हो गई, आपको पता नहीं है, मेरा इलाका है, मुझे पता है, मैं लोगों को फेस करता हूँ, तो मेरे पे बड़ी तनकीद हो रही है कि मैं बात नहीं करता, आप यहाँ पे मुझे रोक रहे हैं, उधर मुझे स्पीकर बात नहीं करने देता, इधर मुझे आप बात नहीं करने देते, तो वो जनाब गर्मा गर्मी हो गई। तो वो इकबाल अफरीदी उठा, उसने कहा तुम होते कौन हो मुझे बात करने से रोकने वाले, तुम्हारी औकात क्या है, तुम होते कौन हो? उसने कहा जी मेरा, अहमद डोगर ने कहा जी मैं पार्टी का चीफ व्हिप हूँ और इसको ऑर्गेनाइज करना मेरा काम है। उसने कहा जब मैं तुम्हें पार्टी का चीफ व्हिप हूँ, माता तुम कैसे चीफ व्हिप हो, मुझे बात करने से रोकते हो? और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिए, तुम एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हो, तुम ये हो, तुम फलां हो, और दोनों लड़ पड़े, अच्छी खासी लड़ाई हो गई, एक दूसरे बनाने की नौबत गिरेबानों तक पहुंच गई। लेकिन फिर जो बैरिस्टर गौहर थे, असद कैसर वगैरह जो लोग थे, इन्होंने उनमें जो है वो बीच बचाव जो है वो करा दिया, जो है वो करा दिया। लेकिन ये फिर सूरत यहीं पे रुकी नहीं, बहुत से जो लोग थे जिनको जिनको कहा जा रहा था कि आपने पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाना, अभी फैसला नहीं हुआ था, अभी पार्लियामानी पार्टी का इजलास खत्म नहीं हुआ था, पार्लियामानी पार्टी का इजलास जारी था कि वो लोग कोई फैसला नहीं हुआ था कि जाना है पार्लियामेंट के अंदर या नहीं जाना, दूसरी तरफ इजलास चल रहा था, स्पीकर याद साहब इजलास की सदारत कर रहे थे, ये उस वक्त वक्फा सवालात के दौरान बार में नहीं आए, अंदर बैठे, अब लड़ाइयां हो रही है, वहां पे डिस्कशन हो रही है पार्लियामेंट के अंदर जाए या ना जाए। तो फिर जनाब जब उन्होंने कहा जी फैसला नहीं हो रहा, तो बहुत से लोग जो है वो वहां से उठे और वो खुद ही आकर ऐवान में बैठ गए, ठीक है, जिसमें जुनेद अकबर भी शामिल था, ये भी आपको बता दूं, जुनेद अकबर, अच्छा जुनेद अकबर के साथ एक अच्छा खासा एक ग्रुप है, ये आतिफ खान है, दूसरे ग्रुप में ये दोस्त उठे, 4-5 लोग उठे और पार्टी के अंदर से पार्टी के इजलास का बाईकाट करके, अपनी पार्टी के इजलास का बाईकाट करके आ गए, और फिर मजबूरन ना चाहते हुए बैरिस्टर गौहर को भी इजलास जो है वो मुलतवी करना पड़ा और वो उनको ऐवान में आना पड़ा। तो ये तो सिचुएशन बन गई है, ये तो यानी कि जूतियों में दाल बट रही है, मुसलसल बट रही है, और ऐसी बट रही है कि इनको बांट दिया, तकसीम कर दिया, मजे ले रहे हैं, एमएनए है, चेयरमैन है, फलां है सारा, और एक दूसरे का कच्चा चट्टा खोलते हैं, एक दूसरे का कच्चा चट्टा खोलते हैं, ये हालत हो गई है। भाई जी फैसला करें, ये वही है ना हार्ड लाइनर सॉफ्ट लाइनर, वो बहुत ज्यादा वो बिल्कुल ही कोर हार्ड कोर कि बात करनी नहीं है, तो भाई बात करनी ही नहीं है तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा? हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ना, हुकूमत अमान चला रही है, चला रहेगी। जेयूआई फे वो भी एक अपोजिशन की सूरत है ना, बेशक उनके 10-12 लोग हैं लेकिन वो वहां पे मौजूद हैं ना जी, वो आ जाया करेंगे, ठीक है जी। इस तरह के लोग और में जो आज़ाद हैं वो आकर बैठ जाएंगे। अगर आप पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ये नुकसान जो है वो आपको ही होगा। तहरीक इंसाफ वालों इसको समझो, बाहर आकर आप कुछ और बातें करते हैं, अंदर बैठ के कुछ और जो गुफ्तगू करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, और ये जो तकसीम का जो फार्मूला है ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब आ जाए दूसरी जो खबरें इनके साथ डिस्कस हो रही हैं, वो है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी का कल भी मैंने जिक्र किया था, लेकिन अब उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, अब ये कहा जा रहा है कि सितंबर में जो 2 केस रह गए हैं उन 2 केसों में भी उनकी जमानत हो जाएगी या वो बरी करार दे दिए जाएंगे, और उसके बाद वो फिर बाहर निकलेंगे और उसके बाद वो फिर पार्टी की जो है वो बागडोर संभालेंगे, कमान जो है वो संभाल लेंगे, और उसके बाद जनाब ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे रवाबत रहे हैं, उन्होंने अच्छा बच्चा बनकर कैद काटी है, उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट को कोई इशू नहीं है, तो वो जनाब पार्टी को इकट्ठा कर सकते हैं, वो जोड़ सकते हैं, और हो सकता है कि उनके साथ ज्यादा लोग निकल आए, ज्यादा लोग जो मुंतखब हैं, जो ऐवानों में बैठे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि ये सिस्टम चले। ये भी आपको बता दूं, अरे उनको 5,20,30 हज़ार तनख्वाह मिलती है महीने की, तो वो क्यों उससे इनकार ही करेंगे, क्यों उससे इनकार करेंगे?
تو یہ جو سلسلہ ہے وہ کہتے ہیں یہ سلسلے کو جاری رہے. اور شاہ جی تو آپ کو پتہ ہے کہ باتونی بہت ہیں, وہ باتوں میں سے بات نکالتے ہیں. وہ جب باہر آئیں گے گفتگو کریں گے تو وہ دیکھ لیجئے گا, ان کا انداز دیکھ لیجئے گا. وہ کوئی تحریک کی بات نہیں کریں گے, وہ کوئی اشتعال کی بات نہیں کریں گے, وہ کوئی تشدد کی بات نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ادارے ہمارے ہیں, فوج ہماری ہے, ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, ان کے ساتھ ہم بات کریں گے, ہمیں بات کرنی چاہیے, ہم کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھیں, تو یہ راستہ نکالنا ہے, راستے بات چیت سے نکلتے ہیں. وہ ان کا ایک اپنا انداز تکلم جو ہے وہ ایک موجود ہے. تو وہ شاہ جی جب ابھی وہ آ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا خاصا ان کا جو ایک روب اور دبدبہ, ان کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. کچھ لوگ ان سے رابطوں میں ہیں کسی نہ کسی طریقہ سے بلا واسطہ, چونکہ ابھی تو وہ اندر ہیں, تو لیکن ابھی جب لیکن میسیجز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آج ایک بڑا امپورٹنٹ بل جو ہے وہ پاس کر دیا, یہ میرے پاس اس کی جو ہے وہ یہ کاپی موجود ہے. یہ جو بل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ بل ہے. یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 2000 جو اب یہ 25 ہے, چونکہ 25 بن گیا تو یہ 2025 ہے. اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹ یہ کی گئی ہے کہ جو آپ کی جو مسلح افواج ہیں, جو سول آرم فورسز ہیں, ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جناب کوئی بھی ایسا شخص جو کہ جو ہے وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہو, اس کے اوپر شبہ ہو, اس کے حوالے سے یہ پتا ہو کہ وہ بتا لیتا ہے, اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے, دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہے, اور اس کے ٹھوس شواہد موجود ہوں, تو اس کو جو ہے وہ جو حفاظتی تحویل میں 3 ماہ تک رکھا جا سکتا ہے. یہ 3 ماہ تک رکھا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس میں کہ جناب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے اوپر یہ الزامات ثابت ہو رہے ہیں, یہ مزید تحقیق باقی ہے, تو اس کو مزید 3 ماہ تک جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے, حفاظتی تحویل میں رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ انہوں نے کہا کہ مقصد اس کا یہی ہے. لیکن اچھا, اس کی جو مدت ہے اس ایکٹ کی وہ 3 سال تک رکھی گئی ہے اس قانون کی. لیکن اس میں یہ شرط ایک موجود ہے کہ جب اس شخص کو حراست میں لیا جائے گا تو ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی جو کہ مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز پر مشتمل ہوگی, جو کہ ایک جامع انکوائری کرے گی, اور اس شخص کے خلاف جس کو پکڑا ہوا ہوگا اس کے قابل عمل جو انٹیلیجنس ہے وہ جمع کی جائے گی, رپورٹ کی جائے گی, تاکہ جو کسی کو غلط ہے. اور اس کے لیے ٹھوس شواہد ہونا بہت ضروری ہے. نہ صرف ٹھوس شواہد ہونا ضروری ہے بلکہ اس کا جو جواز ہے وہ بھی پیش کرنا ہوگا کہ جس بندے کو آپ پکڑ رہے ہیں 3 ماہ تک آپ نے اس کو حراستی تحویل میں رکھنا ہے. اور اس کا مقصد بنیادی طور پر یہی بتایا گیا اغراض و مقاصد میں کہ this will also provide law enforcement جو ایجنسیز ہیں ان کو لیگل ایک بیکنگ ان کو مل جائے گی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو مؤثر طریقے سے آپریشن کر سکیں گے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے وہ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے, جو کہ اس سارے معاملے کی جو شخص مطلوبہ جو شخص ہوگا جس کو پکڑا ہوگا وہ جناب اس کے حوالے سے تمام ایویڈنس جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے. تو یہ بنیادی مقصد. تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو بڑے خطرات ہیں, بہت خدشات ہیں, بہت ہمارے جو صرف ایک ماہ کے اندر ہمارے 5 بہادر آفیسر میجر رینک کے آفیسر وہ بلوچستان میں شہید کر دیے گئے. اب آپ یہ اندازہ کریں, میجر آفیسر لیول کے جو لوگ تھے وہ شہید کر دیے گئے صرف ایک جولائی کے اندر. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو اس وجہ سے یہ سخت قانون, ہاں اس کی مخالفت کی ہے پی ٹی آئی نے بھی, اور جو یو آئی فے نے اس کے خلاف یہ کہا تھا کہ اس بل کو جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوا دیا جائے, لیکن ایوان نے اس سے جو ہے وہ ایگری نہیں کیا. کثرت رائے سے پھر اس بل کو منظور کر لیا گیا. پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ جناب اس طرح کے جب قوانین بن جاتے ہیں, بلکہ جو جے یو آئی فے کے حالیہ کامران ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب اس طرح کے قوانین بن جاتے ہیں تو یہ انہی لوگوں پر زیادہ نافذ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ قانون بنایا ہوتا ہے. تو یہ قانون آج بنا تو رہے ہیں, یہ حکومت بنا تو رہی ہے, لیکن یہی قانون جو ہے کل اس حکومت کے خلاف بھی جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کیا جائے گا. تو یہ جو ترامیم کے ساتھ یہ بل جو ہے وہ منظور ہوا, جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ایک پروویژن ہے کہ
کہ یہ جناب اس میں دی گئی ہے کہ 3 ماہ تک جو ہے وہ کسی بھی مشتبہ شخص کو جس کے حوالے سے یہ انفارمیشن ہو کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اغوا میں ملوث ہے، اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے، ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہے، افواج پاکستان کے حوالے سے، ریاست مخالف سرگرمیوں کے حوالے سے اس کا جو کردار ہے مشکوک ہے، تو اس کو وہ پھر تحویل میں جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں 3 ماہ تک، اور اس کو اگر اس وقت تک انکوائری مکمل نہ ہو اور اگر کوئی جواز ہو تو اس کو مزید رکھا جانا بھی ضروری ہے، تو پھر وہ مدت ہے وہ 3 ماہ سے بڑھا کر 6 ماہ جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ تو یہ آج کا ویلاگ تھا، اپنا خیال رکھے، پاکستان زندہ باد، اور آپ کو یوم آزادی بھی مبارک۔